हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आप हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट चैप्टर था अपने पास, चैप्टर संख्या जो फर्स्ट थी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हमने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 1 हमने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको मैंने बताया था कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करा दिया था। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अपन और थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि अपना कोई भी क्वेश्चन है वो छूट ना जाए। ठीक है, उसमें से कुछ थ्योरी है, कुछ आपका बेसिक पार्ट है, तो आपको वो कंप्लीट आपको मैं करवा देता हूँ। क्यों, इसके 15 20 30 लेक्चर होंगे। छोटे छोटे लेक्चर अपन बनाएंगे 30 25 30 मिनट के, ताकि आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। और आपको इनको नॉर्मली नोट्स बनाना है और इसमें से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको करके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की अपने को आवश्यकता ही क्यों पड़ी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन को क्यों नीड अपने को पड़ी थी। तो अपन बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अपने पास एक बहुपद समीकरण थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इस समीकरण को अपन सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। अब वास्तविक संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जिसका यदि अपन स्क्वायर करें, जिसमें अपन उस वास्तविक संख्या का यदि अपन स्क्वायर करें तो अपने पास क्या मिल जाए, रियल नंबर मिल जाए। ऐसी कोई वास्तविक संख्या है वो विद्यमान नहीं है। तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या अपने पास विद्यमान नहीं है, तो फिर अपने को आवश्यकता पड़ेगी वास्तविक संख्या के बाहर की कोई संख्या होती है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर ऐसी संख्या जिसका वर्ग है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऐसी कोई वास्तविक संख्या विद्यमान नहीं है। एक सेकेंड, ऐसी कोई वास्तविक संख्या है वो अपने पास विद्यमान नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर अपने को क्या मिल जाए, -1 मिल जाए। ठीक है, तब अपने को किसकी आवश्यकता पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता पड़ी। तो जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने को मिलेगा x इक्वल टू मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट ऑफ -1। अंडर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, हमने फिर इसके बाद में पावर्स भी देखी थी, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा की पावर क्या 3 होती है, सबके बारे में हमने देख लिया था। तो जब आयोटा की वैल्यू अपने पास क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा का स्क्वायर करें तो क्या होता है अपने पास, -1। यदि दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास क्या मिलेगा, माइनस का आयोटा। और आयोटा की पावर 4 करेंगे तो यहाँ से अपने को मिलेगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा। तो इसको अपन देख सकते हैं माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1। तो ये अपने को मिलेगा प्लस का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि आयोटा की पावर 4 करने पर अपने को क्या मिलता है, +1 मिलता है। तो जब भी अपने को आयोटा की पावर निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, आयोटा की पावर जो n है उस n में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। आयोटा की पावर n है उसमें क्या करेंगे अपन, 4 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही अपनी क्या मिलेगी, उस आयोटा की वैल्यू मिलेगी, भाग देने पर शेषफल। ठीक है, भाग देने पर जो अपने को रिमाइंडर मिलेगा उसको ही अपने पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर इसके बाद में करें, हमने लास्ट लेक्चर में हमने समिश्र संख्या के बारे में भी देख लिया था कि समिश्र संख्या क्या होती है। हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, समिश्र संख्या के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने देख लिया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म का होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है किस फॉर्म में, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे एक्स और वाई किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं।
जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे एक्स वाई किससे बिलोंग करते हैं, आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और एंड आयोटा की वैल्यू जो होती है अपने पास क्या होती है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है। यदि अपन बात करें, यदि जो अपने पास इसमें यदि बात करें तो इसमें जहां एक्स अपने पास क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, एक्स क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई क्या होता है अपने पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड को अपन क्या लिखते हैं, वास्तविक भाग। क्या लिखते हैं, वास्तविक भाग, रियल पार्ट, रियल पार्ट। और ये अपने पास क्या होता है, काल्पनिक भाग, इसको अपन कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूं, x इक्वल टू जीरो कर दूं, यदि मैं इसमें क्या कर दूं, x इक्वल टू जीरो कर दूं, तो यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा वाई के फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो ये इसको c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z बराबर x प्लस आयोटा वाई। तो जब अपने x इक्वल टू यदि मैं जीरो कर दूं इसके अंदर, तो x इक्वल टू जीरो करने पर मेरे को मिलेगा c इक्वल टू आयोटा वाई। c इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, आयोटा वाई मिलेगा। आयोटा वाई का मतलब क्या हुआ, c इक्वल टू अपने को क्या मिला, आयोटा वाई। अक्स जैसे मैंने जीरो किया तो अपने को क्या मिला, c है वो आयोटा वाई। और आयोटा वाई मिलने पर ये अपने पास किस फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में, तो इसको अपन कहते हैं विशुद्ध काल्पनिक, विशुद्ध काल्पनिक। और इसको मैं क्या इंग्लिश में कहता हूँ, प्योरली इमेजिनरी। इसको मैं क्या कहता हूँ, प्योरली इमेजिनरी, विशुद्ध काल्पनिक कहते हैं। ठीक है। यदि y इक्वल टू जीरो हो जाए, यदि क्या हो जाए, y इक्वल टू जीरो हो जाए, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा c इक्वल टू एक्स। और इसमें क्या है, आयोटा नहीं है, तो इसको अपन कहेंगे विशुद्ध वास्तविक, विशुद्ध वास्तविक। इसको कहेंगे प्योरली रियल, प्योरली रियल। ठीक है। इसको एक को कहेंगे अपन, जब x की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये अपने पास c इक्वल टू आयोटा वाई हो जाएगा, और इसको कहेंगे अपन विशुद्ध काल्पनिक, प्योरली इमेजिनरी। और यदि y इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, x मिलेगा, और इसको अपन क्या कहेंगे, विशुद्ध वास्तविक। ठीक है। तो अपने को ये अपने मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो अपन क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में ये अपने पास नंबर रहेगा। इसके बाद में एक पॉइंट आता है समिश्र चर। समिश्र चर का मतलब भी यही होता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, उसको कहते हैं समिश्र चर, समिश्र चर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, और आपको सारी क्लासेज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, फिर भी आप कई बार स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में जो होता है उसको अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, समेशन चर। एक और होता है गाउसीय पूर्णांक होता है, गाउसीय पूर्णांक होता है, इसमें आपने रिंग थ्योरी में पढ़ा होगा, गाउसीय पूर्णांक, गाउसीय पूर्णांक, गाउसियन इंटीजर होता है उसको कहते हैं। ठीक है। तो गाउसीय पूर्णांक को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी इसी प्रकार के फॉर्म में होता है, गाउसीय पूर्णांक भी जे इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें जो एक्स और वाई बिलोंग करते हैं ना, वो अपने पास किससे बिलोंग करेंगे, इसमें रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और इसमें किससे बिलोंग करेंगे, पूर्णांक से बिलोंग करेंगे, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। और आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, अंडर रूट ऑफ माइनस। तो यदि अपन फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा वन प्लस थ्री आयोटा, इसको अपन गाउसियन पूर्णांक कहते हैं, थ्री प्लस फोर आयोटा, ये अपने पास क्या हो जाएंगे, गाउसियन पूर्णांक। ए प्लस बी
ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, इसमें आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, गाउसिय पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में सम्मिश्र संख्याओं को क्रमित युग्म के रूप में भी अपन व्यक्त करते हैं। प्रत्येक जो सम्मिश्र संख्या होती है उसको एक क्रमित युग्म के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, क्रमित युग्म का मतलब होता है कि z इक्वल टू प्रत्येक सम्मिश्र संख्या, कोई भी सम्मिश्र संख्या होगी ना, उसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्रमित युग्म। उसको क्रमित युग्म को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं अपन, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एक्स कोमा वाई के फॉर्म में अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो देखो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को क्रमित युग्म के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक सम्मिश्र संख्याओं को क्रमित युग्म के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई के फॉर्म। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ एक्स और वाई किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। एक्स और वाई किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। इसको ही अपन क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्याओं को, कोई भी सम्मिश्र संख्या उसको अपन ऑर्डर्ड पेयर में व्यक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसको अपन ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिख सकते हैं बताओ, 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसको अपन ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमा 3। या z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 कॉमा 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को अपन ऑर्डर्ड पेयर के रूप में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपके। पहला जो नंबर होता है वो आपका रियल होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, सम्मिश्र संख्या में छोटे और बड़े का संबंध नहीं होता है। आप सम्मिश्र संख्या में एक रियल नंबर में आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा नंबर छोटा होता है, जबकि सम्मिश्र संख्या में आप छोटे और बड़े, कौन सा नंबर छोटा होगा कौन सा नंबर बड़ा होगा, उसको व्यक्त नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते। और सम्मिश्र संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अपने पास जो प्लेन होता है उसको अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन कहते हैं। सम्मिश्र संख्या में छोटे बड़े का संबंध नहीं होता है, छोटे बड़े का संबंध नहीं होता। ठीक है, आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी संख्या आपकी बड़ी होगी, छोटे बड़े का संबंध नहीं होता है।
इसके बाद में आता है सम्मिश्र संख्याओं पर मूलभूत संक्रिय। मूलभूत बीजीय संक्रिय। मूलभूत बीजीय संक्रिय। ठीक है, तो मूलभूत बीजीय संक्रिय बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन, बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसकी अपन बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज अपने पास होती है कि इफ पहला कॉम्प्लेक्स नंबर अपन मान लेते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। z इक्वल टू हमने मान लिया ये, और z1 अपन ने मान लिया x1 प्लस आयोटा y1, और z2 मान लिया हमने x2 प्लस आयोटा वाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। कोई सम्मिश्र संख्याएं संख्याएं ठीक है, कोई सम्मिश्र संख्याएं हो तो फर्स्टली अपन बात करें पहले पॉइंट की। तो पहले पॉइंट का जो रिलेशन होएगा वो क्या होगा? पहला पॉइंट, यदि Z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल होते हैं, यदि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, इक्वल हो, तो ये इक्वल इफ एंड ओनली इफ क्या होगा? ये दोनों साइड का निशान होता है। ये वाली बात सत्य होती है तो ये वाली बात सत्य होती है, यदि राइट साइड वाली बात सत्य है तो ये लेफ्ट वाली बात सत्य होती है। ये कब होगा? जब x1 x2 के इक्वल हो और y1 किसके इक्वल हो? y2 के इक्वल। y1 किसके इक्वल हो? y2 का। तो अपन इसमें प्रूफ भी देख सकते हैं इसका। देखो, प्रूफ कैसे देख सकते हो? लेट Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या मान लिया? इक्वल मान लिया। इम्प्लाइज दैट, तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ये हो गया। तो वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक व काल्पनिक भागों की जब तुलना करेंगे तो इसका वास्तविक भाग x1 होगा x2 के इक्वल, एंड y1 इक्वल होगा y2। ठीक है, तो y1 किसके इक्वल हो जाएगा? y2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन फर्स्ट प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। और इस प्रकार से अपन सारी प्रॉपर्टीज को भी अपन क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सेकंड वाली प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। छोटा छोटा इनको प्रूफ है, ज्यादा बड़ा प्रूफ भी नहीं है। तो देखो, दूसरी प्रॉपर्टीज कहती है कि यदि Z1 में क्या करें? Z2 को ऐड करें। Z1 में Z2 को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होगा। तो इसका प्रूव कर सकते हो आप। लेट Z1 अपने पास क्या है? x1 प्लस आयोटा y1, Z2 अपने पास क्या है? x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ से Z1 प्लस Z2 करेंगे, Z1 और प्लस Z2 करेंगे, तो यहाँ से x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ से जब अपन इनको ऐड करेंगे तो Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होगा? x1 प्लस x2, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा
और इमेजिनरी पार्ट में है आपका इमेजिनरी। इस प्रकार से अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपन और आगे प्रॉपर्टीज इनको भी प्रूव कर सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि z1 माइनस z2 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास x1 माइनस x2 और प्लस आयोटा y माइनस y2। इसी को भी अपन प्लस वाले की तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो तो लेट z1 अपने पास क्या है x1 प्लस आयोटा y1। ये अपने ये जो चैप्टर में करवा रहा हूँ ना, इन चैप्टरों को आपको बाद में देखना है, पहले आपकी जो मेन यूनिट है ना उनको देखना है, ठीक है ना। ये तो आपका बेसिक चैप्टर है, ये तो आपको आराम से हो जाएगा। z1 माइनस z2 इनमें से घटाओ तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट कट जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा, तो y1 माइनस। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टीज z1 z2 इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। इसको भी प्रूव कर सकते हो आप। वही लेट z1 इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है x1 प्लस आयोटा y1, z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। नाउ z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है, तो x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। तो x1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2, इसको करेंगे तो आयोटा x2 y1 और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा -1 और y1 y2। तो रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, ये हो जाएगा अपने पास z1 इंटू z। ठीक है, तो ये अपनी फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गई प्रूफ। पांचवा यदि अपन बात करें माइनस जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा माइनस का वाई। ठीक है, तो देखो लेट जेड इक्वल टू अपने पास क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है माइनस जेड निकालना है, तो माइनस से अपन क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, प्लस आयोटा और माइनस वाई। ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी कहती है कि जेड का मान है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो 1/z इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हो जाएगा अपने पास देखो सॉल्यूशन लेट जेड इक्वल टू अपने पास क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो नाउ 1/z, 1/z का मतलब क्या हो गया, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब इसके कॉन्जुगेट से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको कॉन्जुगेट क्या होगा, यदि 1/x प्लस आयोटा वाई होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई,
और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो ऊपर तो आ जाएगा अपने पास x माइनस आयोटा वाई और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पहले प्लस में लिख लो और फिर माइनस इसके वाई के लगा दो। तो माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अपने को मिल गया 1/z। ये हो गए 6 प्रॉपर्टीज। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अपन प्रूफ कर रहे हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टीज प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, z2 भी क्या है अपने पास नॉट इक्वल टू है। तो z1 अपॉन z2 का रेशियो क्या अपने पास x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करेंगे अपन। देखो लेट z1 अपने पास क्या है x1 प्लस आयोटा y1। ठीक है, एंड z2 अपने पास क्या है x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, तो अब देखो अगले पेज पे जाते हैं। नाउ नाउ अब अपने को निकालना है z1 अपॉन में z2। तो ये हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। यही लिखेंगे। अब क्या करेंगे बताओ, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2। ठीक है, ठीक है। अब देखो x1 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा y2।
अपॉन ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस y1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन अपॉन x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर प्लस प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास z1 अपॉन z1 अपॉन में z2। ये अपने पास क्या हो जाएगी प्रॉपर्टीज अपने सोल्व कर ली। ठीक है, इसके बाद देखो ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ गई होगी सारी प्रॉपर्टी। प्रूफ अपन देखो सिर्फ करवा रखा है, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। अदरवाइज है ना, आप प्रूफ को याद करो तो इसके भी कर सकते हो प्रूफ को कोई। ठीक है ना, नाउ z1 अपॉन में z2 एक बार वापस प्रूव कर देते हैं इसको। देखो x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2। तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2
x1 x2 और माइनस x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस माइनस प्लस y1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x1 अपॉन x2 रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, y1 y2 अपॉन में क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा, ये हो जाएगा अपने पास x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का, ये अपने पास आ गया z1 अपॉन में z। ठीक है, इस प्रकार से प्रॉपर्टीज को क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद में अब इनके गुणधर्म देखो, समेशन संख्याओं के योग, समेशन संख्याओं के योग तथा गुणा के मूलभूत, गुणा के मूलभूत प्रगुण। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये फंडामेंटल अपन प्रॉपर्टीज अब पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एडिशन की, फिर अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो फर्स्टली प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन में जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे वन बाय वन। तो देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ रहे हैं अपन, तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। समर्थ गुणधर्म, समर्थ गुणधर्म, समर्थ गुणधर्म आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है, समर्थ गुणधर्म का मतलब होता है कि अपन जिसको अपन प्लस संक्रिया के लिए अपन यदि ग्रुप प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास और अपन प्लस संक्रिया के लिए कर रहे हैं, तो जिसको अपन को अपने को क्या दिखाना है, समर्थ प्रॉपर्टी दिखानी है। समर्थ प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं कि इससे अपन क्या कहते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, तो दो एलिमेंट कैसे लोगे, आपके पास एलिमेंट होंगे z1 और z2, ये दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो इन दोनों को एडिशन करने पर वो भी क्या आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। तो समर्थ गुणधर्म आपका ये कहता है कि उस एलिमेंट, उस ग्रुप से अपन को दो एलिमेंट लेने हैं और उसका अपन यदि एडिशन कर रहे हैं, यदि एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो एडिशन देखना है, और मल्टीप्लाई वाले देखेंगे तो इनका मल्टीप्लाई देखना है। तो अपन को ये देखना है कि यदि z1 और प्लस z2 यदि दोनों को ऐड करें, वो भी क्या जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। यदि आता है तब वो समर्थ गुणधर्म को क्या करता है, फॉलो करता है। आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी ना, तो ग्रुप थ्योरी में ऐसे तो चेक करते हैं अपन। तो देखो इस प्रॉपर्टीज को अपन कैसे लिखेंगे, लेट z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको कम करते हैं।
Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन देन या पहले अपन इसमें लिख देते हैं कि Z, Z1, Z2 और Z3 ये बिलोंग्स टू किसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 भी क्या करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करना चाहिए। अब इस प्रॉपर्टीज को भी आप प्रूव करके देख सकते हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर और फिर उन दोनों का एडिशन करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज अपनी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। इसके बाद में आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव को कहते हैं सादसरी गुणधर्म। तो सादसरी गुणधर्म में क्या होता है, तीन एलिमेंट लेते हैं अपन, कितने एलिमेंट लेते हैं, तीन। तो देखो, लेट Z1 Z2 Z3 belongs to complex number, then Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, या तो Z2 में Z3 को ऐड करके फिर Z1 में ऐड करो, या Z1 प्लस Z2 को दोनों को ऐड करके फिर उसमें क्या करो, Z3 ऐड करो। दोनों क्या मान आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टीज आती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या होता है, लेट Z1 and Z2 belongs to complex number, then Z1 प्लस Z2, Z1 में Z2 ऐड करो या Z2 में Z1 ऐड करो, दोनों मान क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहती है, ठीक है। उसके बाद में चौथी प्रॉपर्टीज कहती है कैंसिलेशन लॉ। निरसन नियम। निरसन नियम में क्या होता है, लेट, निरसन नियम में होता है Z1 प्लस Z इक्वल टू Z2 प्लस Z होता है। यदि Z1 प्लस Z और Z2 इक्वल टू Z होता है तो इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, दक्षिण निरसन नियम से काट सकते हैं, और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, Z1 इक्वल टू, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं Z1 प्लस सॉरी Z1 इक्वल टू Z2, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, निरसन नियम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वैसे तो राइट कैंसिलेशन लॉग लग रहा है, राइट वाली साइड को काट रहे हैं ना, इसलिए तो ये कैंसिलेशन लॉग होता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिलेशन हो गया। इसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टीज कहती है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, और फिर इनवर्स के लिए होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तस्मा का भी उपस्थित है। तस्मा कवियों का अस्तित्व, ठीक है। किसका अस्तित्व है, तस्मा कवियों का अस्तित्व। तस्मा कवियों का अस्तित्व, तस्मा कवियों का अस्तित्व के लिए क्या करते हैं अपन, बताओ। ग्रुप थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ तो जो अपने पास कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ठीक है, लेट जेड बिलोंग्स टू सी। जेड में अपन क्या ऐड करें कि अपने पास वापस क्या आ जाए, जेड आ जाए, या जेड में अपन क्या ऐड करें कि अपने पास क्या आ जाए, तो जेड में अपन क्या ऐड करें कि अपने पास क्या आ जाए, वापस कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो जेड में अपन जीरो ऐड करेंगे या जीरो में जेड ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वापस जेड आ जाएगा। ठीक है, और ये जीरो जो होता है अपने पास, इसमें क्या होता है, प्लस एडिशन के लिए क्या होता है, एडिशन के लिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस फॉर्म में है क्या। तो जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ आप, जीरो प्लस आयोटा जीरो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐड हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास क्या है, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसमें अपने को क्या करना है, जीरो जो ऐड करना है, तो जीरो ऐसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई वापस आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, दसवें का अवयव। और दसवें का अवयव है ये नंबर अपने से किससे बिलोंग करना चाहिए, उस ग्रुप से करना चाहिए, मतलब बिलोंग्स टू सी होना चाहिए। तो आपको तो सिर्फ ऐसे याद रखना है, ऐसे थोड़ा पूछे तो एग्जाम में कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके लिए दसवें का अवयव क्या होगा, जीरो प्लस आयोटा जीरो, या जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, वन होता है। ये आपको पूछ सकते हैं, ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो इसमें ग्रुप थ्योरी का रोल है। अब लास्ट प्रॉपर्टीज आती है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम का अस्तित्व है, देखो सिक्स प्रॉपर्टीज है ना, इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट या प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ठीक है, किसका अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो प्रतिलोम के लिए देखो, जेड हमने क्या मान लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, इम्प्लाई जेड। जेड में अपन क्या ऐड करें बताओ कि अपने पास क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, या माइनस जेड में अपन क्या ऐड करें कि अपने को आइडेंटिटी मिल जाए, तो ये हो जाएगा जीरो। तो जेड में अपन यदि माइनस जेड ऐड करेंगे ना, तो अपने को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, जैसे जेड इक्वल टू अपने पास क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो माइनस जेड क्या होगा बताओ, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो जेड प्लस माइनस जेड इक्वल टू, तो इसमें ऐड करोगे तो जीरो मिलेगा, तो जीरो प्लस आयोटा। तो ये जो जेड एलिमेंट है इसके लिए ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा, प्लस के लिए। ठीक है, प्लस के लिए यही तो परिभाषा होती है कि ए कोई एलिमेंट में क्या ऐड करेगी अपने पास क्या मिल जाए, दसवां का मिल जाए। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, जेड वाले एलिमेंट में अपन क्या ऐड करें कि अपने पास क्या मिल जाए, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो माइनस जेड ऐड करोगे ना तो अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस जेड क्या हो जाएगा, इसके लिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या हो जाएगा, इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में देखें तो इसमें हो जाएगा अपने पास, इसको अपन क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव का मतलब होता है प्लस के लिए, और मल्टीप्लाई के लिए होता है तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। ये अपन ने क्या कर लिया, प्लस के लिए कर लिया है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में अपन करेंगे मल्टीप्लाई का, लेक्चर बड़ा हो जाएगा ये नहीं, ठीक है, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।